नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए थर्ड ईयर। क्लियर बच्चों, आज भी अपना जो टॉपिक है जो इससे पिछली वाली क्लास में चल रहा था वही, जिसका नाम है मुगल काल में फारसी इतिहास लेखन। मुगल काल में फारसी इतिहास लेखन, ये अपना टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमने 2 क्लासों का अध्ययन किया है, जिसमें मैंने आपको मुगल काल में जो फारसी साहित्य के ऊपर फारसी साहित्य में जो इतिहास लिखा गया है उसका अध्ययन करवाया था। और आपको बताया था कि मुगल काल के इतिहास को जानने में वह स्रोत किस प्रकार उपयोगी है, ये भी मैंने आपको विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करके दी है। अब नेक्स्ट इसका ये पार्ट 3 है, उसमें और ग्रंथ रह गए थे, उनका हम अब क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। अब जो अपनी अगली पुस्तक है मुंतखाब उस तवारीख, मुंतखाब उस तवारीख। क्लियर? और इस लेखक का ग्रंथ भी आपके सामने बदायूनी ही है। नहीं है, यह अकबर के समकालीन थे और अकबर के समकालीन होकर उन्होंने जो ग्रंथों की रचना की उसमें अकबर के बारे में विरोधी बातों का अक्सर उल्लेख इसने किया है। इस पुस्तक में भी यह पुस्तक हिंदुस्तान का आम इतिहास है, जो गजनवी यानी महमूद गजनवी से शुरू होता है। गजनवी से शुरू होता है और अकबर के 40वें वर्ष तक यानी अकबर के शासन के 40 सालों का इतिहास इसमें लिखा हुआ है, यानी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में सुबक्तगी 977 से 998 से हुमायूं की मौत तक के हालात दिए गए हैं। इस हिस्से को निजामुद्दीन अहमद की तबाक़त अकबरी का सारांश कहा जाता है। दूसरा हिस्सा पूरी तरह अकबर के दौर से संबंधित है। तीसरे हिस्से में सूफियों, शायरों और विद्वानों की जीवनियों का वर्णन है। चूँकि लेखन में अपने तासुब, दुश्मनी और खुद की पसंद और नापसंद को इस किताब में पूरी जगह दी गई है, यानी लेखक ने खुद की नापसंद, पसंद आदि को इनमें जगह दी है। इसलिए तवारीख को बहुत होशियारी से इस्तेमाल करना चाहिए, यानी इस पुस्तक को बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करना चाहिए। उसके तासुबों की चंद मिसालें पेश की जा सकती है, यानी उसमें जो वर्णित है उनकी कुछ बातें आपके सामने हैं। जब उसे महाभारत का अनुवाद करने को कहा गया, यानी उसे जब महाभारत का अनुवाद करने को कहा गया, तो बदायूनी ने अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाए, यानी अपनी बदनसीबी, बदनसीबी पर अपने आंसू बहाए, क्योंकि उसे अपने हाथ से काफिरों के देवता के नाम लिखने पड़ रहे थे। यानी वह बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसने काफिरों के देवताओं के नाम वह नहीं लिखना चाहता था। एक बार बदायूनी शातिरे सिलसिले के सूफी शेख मोहम्मद गौस से मिलने के लिए गया, क्योंकि उसने देखा कि शेख हिंदुओं की अगवानी भी खड़े होकर कर रहे हैं। तो उसने शेख के बिना मिले ही लौट जाने का फैसला किया। यानी जब वह शेख से मिलने गए थे तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि शेख हिंदुओं से भी खड़े होकर मिल रहे हैं, तो वह वापस लौट आया। राखी जैसे हिंदुओं त्योहारों को भी बदायूनी ने बुरा कहा। सजदा, जिसको जमीन बोस कहा जाता है, बलबल के जमाने से चालू था। अफगान बादशाहों ने भी इसको जारी रखा। तवारीखों में वह लिखता है कि यह रस्म अकबर को खुदा का रुतबा देने के लिए शुरू की गई थी। अकबर के शासन संबंधी सुधारों को भी बदायूनी ने फिजूल खर्ची बताया। उसके ख्याल में अकबर की हर नीति इस्लाम के खिलाफ साजिश थी। अपने नजरिए को कामयाब बनाने के लिए वह चंद घटनाओं को चुन चुनकर तफसीलात को छोड़ देता है। उदाहरण के तौर पर जब अकबर एक फरमान में गाय, भैंस, भेड़, बकरी का गोश्त खाने पर पाबंदी लगाई थी, क्योंकि ये घरेलू पशु हैं,
लेकिन हमारे ईमानदार इतिहासकार ने जो इतिहास के सिर्फ धार्मिक लोगों को ही हिस्सा बताता है, गाय के अलावा किसी भी दूसरे जानवर का नाम नहीं लिया, ताकि अकबर को इस्लाम विरोधी नीति और उस पर हिंदू बीवियों का प्रभाव सिद्ध किया जा सके। बदायूनी के अंदाज से पता चलता है कि उसे शासन संबंधी और राजनीतिक घटनाओं में विशेष रुचि नहीं थी। उसने किसी राजनीतिक परिस्थिति का विस्तार से बयान नहीं किया। अलबत्ता तारीख की मदद से बहुत से मशहूर लोगों की मौत की तारीखें जरूर मालूम होती, यानी जो मशहूर लोग थे उनकी मृत्यु की तारीख जरूर इन्होंने दी है। बदायूनी ने मुस्ताकी की तरह इश्क और मोहब्बत के बहुत से अफसाने बयां किए, जिनके किताब बहुत रोचक बन जाती है, जैसे शायद मूसा और सुनार की बेटी मोहिनी का किस्सा, खुदा बदायूनी की प्रेम कथाएं। ये तमाम खराबियां किसी तरह तवारीखों की अहमियत को कम नहीं करती। अगर इस तवारीख को निकाल दिया जाए तो अकबर का काल का इतिहास अधूरा रह जाएगा। यानी यह महत्वपूर्ण पुस्तक भी है और यह हमेशा अकबर के विरोध में ही बातें लिखता रहा है बदायूनी। क्लियर। अगला है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी इसका इनके जो लेखक हैं वह स्वयं जहांगीर है, बादशाह। जहांगीर स्वयं है। जहांगीर के काल में की जानकारी के लिए तुजुक ए जहांगीरी खुद जहांगीर ने एक इतिहासकार के रूप में लिखी है। तुजुक ए जहांगीरी इस काल का प्रथम स्रोत है। इसमें लड़ाइयों के पूरे हालात, उनके कारण शाही फौजों की दक्षिण में हार, शाही अफसरों की फूट, उनके लगातार तबादले, उनके कर्तव्यों से मुंह मोड़ना जैसे वाकयातों का सविस्तार वर्णन किए गए हैं। हर मौके पर जहांगीर ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की इच्छा प्रकट करता है और अकबर के कारनामों और अपनी इच्छाओं पर गौरव करता है। तुजुक के शासन संबंधी कानूनों की पूरी तरह रिकॉर्ड किया गया है। अपने दैनिक जीवन, दैनिक व्यस्तता और अपने व्यक्तित्व संबंधी बातों का भी बड़ी ईमानदारी से इसमें वर्णन किया गया है। शुरू में 15 साल में जहांगीर ने अपना श्रेष्ठ वर्ष था। 16वें वर्ष में उसमें उसकी बदकिस्मती का सिलसिला जारी रहा शुरू हो गया। जैसे जैसे परेशानियां बढ़ती गई, तुजुक की तफसीलात भी करते चले गए। मावत खां द्वारा बादशाह को बंदी बनाया जाना जैसे वाकयात को दर्ज करना बेहद शर्मनाक था। तुजुक की अहमियत सिर्फ जहांगीर के जीवन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसके वजीरों, अफसरों के जीवन, उनकी विचारधारा और उनके बारे में बादशाह की राय जानने के लिए भी तुजुक बहुत जरूरी है। जहांगीर ने अजमेर, मालवा, गुजरात, कश्मीर की अपनी यात्राओं का पूरा विवरण दिया और देकर एक इतिहास में महत्वपूर्ण काम किया। एक तरफ तो उसने मुल्क के विभिन्न भागों का हाल मालूम होता है, दूसरी तरफ सूबाई मामला, ग्रामों के हालात पर भी रोशनी पड़ती है। ये बातें जिनको आमतौर पर बादशाह की रचना में हवाला नहीं मिलता, यानी जहांगीर ने उनका भी इनमें हवाला दिया है, उनका वर्णन किया। जहांगीर ने अपनी कलम 16वें साल तक रुक जाती है। बाकी हालात लिखने का काम दक्षिण से वापसी पर मोहतमिद खां बख्शी को सौंपा गया, यानी मोहतमिद खां को भी इसको पूरा करने का काम सौंपा गया था। सम्राट के नाम से उसने 19 साल तक के हालात लिखे। उसके बाद की घटनाओं ने अपने नाम की लिखी हुई जो बातें किताब इकबाल जहांगीरी का हिस्सा है। तुजुक को मौलवी मोहम्मद हादी ने पूरा किया था, यानी इस किताब को मौलवी मोहम्मद हादी ने पूरा किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना बच्चों, इसका नाम मौलवी मोहम्मद हादी इसने पूरा किया था। इस प्रकार यह तुजुक जहांगीर के काल के जो इतिहास की जो घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध इतिहास उसने लिखा है और अपनी जो यात्राएं हैं, अजमेर की है, कश्मीर की है या मालवा की या अन्य की है, उनके बारे में उन्होंने सविस्तार वर्णन किया है और आम गांव की हालात को भी इसमें स्थान दिया है। अगला है इकबाल जहांगीरी। इकबालनामा ए जहांगीरी। इकबालनामा ए जहांगीरी। जहांगीर के 16वें साल से मोहतमिद खां दरबार में रहा, यानी इस पुस्तक की जो रचना की थी मोहतमिद खां ने की थी। मोहतमिद खां ने इस किताब की रचना की थी इकबाल जहांगीर की में रहा तथा सम्राट के साथ घूमने का उसे पूरा मौका मिला।
तुजुक के 19वें साल तक के हालात जैसा कि ऊपर बताया गया है उसी ने लिखे थे। इसलिए कुछ नई बातों को छोड़कर इकबालनामा के में 19 साल तक की तमाम हालात तुजुक से ही लिए गए हैं। मोहम्मद खान से हमें पता चलता है कि जहांगीर के चौथे साल में एतमाउद्दौला को उसके बेटे शहजादा खुसरो की रिहाई के षड्यंत्र में शामिल होने के कारण गिरफ्तार कर लिया था और थोड़े समय बाद भारी जुर्माना अदा करने पर उसे कैद से रिहा कर दिया गया। 19वीं साल के बाद का हालात जानने के लिए इकबालनामा जहांगीर के जमाने का एकमात्र स्रोत है। मावत खां की बगावत, मोहम्मद खां का शाही कैंप में मौजूद था, बादशाह का मावत खां के चुंगल से निकलना, कोशिशें आदि इस किताब में वर्णित है। बेगम नूरजहां के निकट होने के कारण उसका व्यवहार खूब समझता था और शासन के बेगम का प्रभाव को भी उसने अंदाज था। फिर भी बेगम की आलोचना करने से उसने कोई रियायत नहीं की, यानी उसकी भी आलोचना उसने की। उसने आसफ खां का कड़ा विरोध किया क्योंकि उसने गद्दीशिरी के वक्त बेगम के उम्मीदवार की मुखाखिलाफत की थी। उसने एतमादुल्लाह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और उत्तराधिकारी ख्वाजा अबुल हसन को बदमिजाज बताया है। मोहम्मद हादी जिसने तुजुक को पूरा किया, मोहम्मद खां पर पूरी तरह निर्भर रहता है। इस प्रकार ये मोहम्मद खां ने जहांगीरनामा, इकबाल जहांगीरनामा की पुस्तक की रचना की। अगला है पादशाहनामा। पादशाहनामा पादशाहनामा इस किताब के लेखक मोहम्मद अमीन कज़वीनी, मोहम्मद अमीन कज़वीनी, मोहम्मद अमीन कज़वीनी का पादशाहनामा जहांगीर के काल का सबसे पहला सरकारी इतिहास है। 8वें साल में कज़वीनी ने यह किताब लिखना शुरू किया और 20वें साल तक उसने शाहजहां के से पहले 10 सालों का इतिहास लिखकर बादशाह के सामने पेश किया। ऐसा लगता है कि लेखक इस पुस्तक को 20 साल तक लाना चाहता था, लेकिन जैसे कि मोहम्मद 16 का बयान है कि उसको गुप्तचर विभाग में ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया गया जहां उसकी व्यस्तता का समय व अभाव के कारण वह अपनी इच्छा पूरी न कर सका। फिर भी कज़वीनी ने शाहजहां के काल का इतिहास लेखन का प्रचलन निर्धारित कर दिया और इस काल की लगभग सारी तारीखें इसी अंदाज में लिखी गई हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी का पादशाहनामा अकबर की तरह शाहजहां ने भी अपने काल का इतिहास लिखवाने में बड़ी दिलचस्पी ली और इस मकसद के लिए कर्मचारी रखे गए। लाहौरी ने शाहजहां के काल के शुरू के 20 कालों का इतिहास लिखा। शाहजहां चाहता था कि उसके काल के इतिहास को अबुल फजल की ढंग से लिखा जाए। लाहौरी जो अपने तराजे तहरीर की वजह से बहुत मशहूर था, पटना में बुलाया गया और यह काम उसे सुपुर्द किया गया और उसने पादशाहनामा तैमूर के हालात से शुरू होता है और शहजादा उमरा, विद्वानों, सूफियों, हकीमों और शायरों के हालात भी मिलते हैं, जिससे शाहजहां के काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। मोहम्मद वारिस का पादशाहनामा लाहौरी के काम को पूरा करने के लिए लिखा गया था। वारिस लाहौरी का एक शागिर्द और सहायक था। उसने अपनी किताब शाहजहां के 21वें साल में लिखना शुरू की और 30 साल पर ख़त्म कर दी। इस प्रकार ये जो है पादशाहनामा, इसमें कज़वीनी ने जहांगीर और शाहजहां के इतिहास का इसमें विस्तृत वर्णन किया है, जो उसके शासनकाल की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सारी राजनीतिक घटनाओं को वह वर्णन कर रहा है। अगला है अमल-ए-सोलाह। अमल-ए-सोलाह अमल एक सालेह भी कहते हैं, सालेह है। सालेह क्लियर। इसका लेखक मोहम्मद सालेह है। इसका जो लेखक है मोहम्मद सालेह था। इसमें कस्बों, फारसी और हिंदी का अच्छा जानकारी प्राप्त होती है। उसका मनसब 500 का था। उसने शाहजहां के काल का पूरा इतिहास लिखा। शाहजहां के आखिरी 2 सालों का हाल लिखने की वजह से उसका महत्व बढ़ गया, क्योंकि लाहौरी और वारिस दोनों ने 30 साल तक के हालात का वर्णन किया। लाहौरी की तरह सालेह ने भी मनसबदारों की सूची, राजनीतिक घटनाओं के अलावा शाहजहां के काल के उलमा, मशहक, हुक्मा और शायरों का भी जिक्र किया है। शाहजहां के दौर में सल्तनत के हालात, अफसरों से संबंधित जानकारी,
खां की तारीखें शाहजहां में मिलती है। लेखक खुद एक बहुत बड़ा मनसबदार था, 6000 जात 6000 सवार का, इसलिए उसके हालात की अच्छी जानकारी थी। शाहजहां के आखिरी दौर के लिए जिसका सालेह ने भी संक्षिप्त वर्णन किया है। सादिक खां हमारे लिए बहुत जरूरी है। औरंगजेब के आगरे पर कब्जे कर लेने के बाद हमारे लेखक ने शाहजहां के दूत की हैसियत से काम किया। शाहजहां की हुकूमत को खात्मे के साथ ही सादिक खां ने अपनी किताब को समाप्त कर दिया और बादशाह के जीवन के आखिरी 8 साल जो उसने कैद में बिताए सादिक खां ने बयान नहीं किए। वह लिखता है कि 8 सालों का विवरण बेअदबी और नमक हरामी होगी, यानी 8 सालों का अगर मैं इतिहास लिख दूंगा तो ये बादशाह के विरुद्ध मेरी बेअदबी और नमक हरामी होगी। जिनके शासनकाल में मैंने इतने अच्छे ग्रंथ की रचना की, मैं वह नमक हरामी नहीं कर सकता। शाहजहां के काल के एक अन्य समकालीन और बहुत जरूरी लेखक चंद्रभान ब्राह्मण थे। शाहजहां के शासनकाल और उसकी वास्तविक कार्य प्रणाली पर चाहर अमन श्रेष्ठ काम है। चंद्रभान चारों दीवानों के साथ रहा था। इस संगत के कारण शासन संबंधी जानकारी हासिल करने में मदद की। साधुलों के तरह वह फरमान वीसी की खिदमत अंजाम देता था। उसे उसका सीधा संपर्क शाहजहां के साथ रहा। इस तरह मुगल शासन के अंदरूनी ढांचे और उसके उलझनों का उसे पूरा ज्ञान था। साथ ही वह फारसी का बहुत बड़ा विद्वान था। उसने अपने वजीरों का हाल चाहर चमन में दिया है, जिसके साथ उसने काम करने का अवसर मिला। यानी एक चंद्रभान है, उसने चाहर चमन लिखी, चाहर चमन, चंद्र, इसने शाहजहां के काल का वर्णन किया है। औरंगजेब के काल के सरकारी इतिहासकार काजवे शिराजी हैं। उन्होंने औरंगजेब के पहले 10 सालों का इतिहास आलमगीर नामा में लिखा है। काजवे शिराजी आलमगीर नामा। काजवे शिराजी उसने सिराजी उसने औरंगजेब के पहले 10 सालों का इतिहास लिखा, जिसे आलमगीर नामा कहा जाता है। इसमें सारी महत्वपूर्ण घटनाओं, मशहूर लोगों के हालात नोट किए गए हैं। दूसरी सरकारी इतिहासकारों की तरह शिराजी की पहुंच भी सारे रिकॉर्डों तक थी। इसकी विश्वसनीयता साबित होती है। जिन बातों का रिकॉर्ड ने हवाला नहीं था, उनकी छानबीन करके उसे खास हुक्म दिया गया था। उसे बादशाह से सलाह लेने की भी आज़ादी थी। शिराजी ने औरंगजेब की खुलकर तारीफ की है और उसके भाइयों को बेशुकार, नाजुआ, ताज़ीम कहकर रुस्वा किया। शाहजहां की भी आलोचना की गई है, लेकिन उमरा की रंज नहीं किया। अमीरों ने औरंगजेब की मुखालिफत की थी, जिसको भी अच्छे नामों से याद किया। यानी इस पुस्तक में आलमगीर नामा में औरंगजेब के भाइयों के लिए अच्छे शब्द नहीं किए गए, न ही शाहजहां के लिए किए गए थे। इसमें मात्र औरंगजेब को हीरो बना दिया गया था। काजिम ने कीमत बढ़ाने, घटाने, खेती के हालात बिगड़ने और सैलाबों का जिक्र किया है। औरंगजेब को यह सब बातें पसंद नहीं थी, इसलिए उसने सरकारी तौर पर इतिहास लिखे जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन हमारे पास औरंगजेब के समय के सबसे ज़्यादा स्रोत मौजूद हैं। काजिम सिराजी ने के ढंग से हातिम खान ने भी आलमगीर नामा लिखा। यानी एक और व्यक्ति था जिसने आलमगीर नामा लिखा, हातिम खान। हातिम खान लिखा, जिसमें शुरू के 10 सालों का हाल दिया गया है। यानी हातिम खान ने भी एक पुस्तक लिखी आलमगीर नामा और शुरू के 10 वर्षों का इतिहास लिखा गया है। नेक्स्ट पुस्तक है वाकयात आलमगीर नामा। आलमगीर नामा, इसके लेखक अकाली खान।
इसमें तक्षशिला की लड़ाई यानी औरंगजेब और उसके भाइयों में जो तक्षशिला के लिए लड़ाई हुई थी उसका वर्णन किया गया है, विस्तार से बयां किया गया है, क्योंकि उसने लड़ाई अपनी आंखों से देखी थी। औरंगजेब के समकालीन सुजान राय भंडारी ने खुलासत एक तवारीख लिखी, यह हिंदुस्तान के इतिहास जो शाहजहां की मृत्यु पर खत्म होता है। उसने औरंगजेब के काल की आर्थिक स्थिति, भौगोलिक सीमाएं, खास व्यापारिक नगरों का जिक्र किया है, पंजाब के बारे में दिलचस्प जानकारी दी है, सिक्कों के हवाले भी किताब का मुख्य आकर्षण है, उत्तर पश्चिमी सीमाओं की अहमियत भी लेखक ने की है। अगला है मुंतखाब उल लुबाब। मुंतखाब उल लुबाब मुंतखब उल लुबाब, खफी खां। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है खफी खां, मुंतखब उल लुबाब। औरंगजेब के काल में का आलोचनात्मक वर्णन, उसने मुगलों द्वारा किसानों को सताए जाने का जोरदार विरोध किया है और आलोचनात्मक बात कही है। वह लिखता है कि रैयत मुगलों के कौम से डरती थी। उसने दक्कन के हालात की भी आलोचना की। उसने तजुर्बों के आधार पर मुगल सल्तनत के पतन की पेशगाई की थी। ईसरदास नागर की फतूहात ए आलमगिरी औरंगजेब के 34वें साल तक के इतिहास का वर्णन है। इसमें राजपूतों, खासतौर से राठौड़ों, साथ ही औरंगजेब के संबंधों का पूरा बयान है। इस विषय में सबसे अच्छी पुस्तक है। उसने यह बताने की कोशिश की है कि औरंगजेब की नीतियाँ विफल हो गई और उसको उमरा और अपनी शहजादी हुकूमतें कायम करने की बात देखने लगे। वह लिखता है कि एक बार नाई शिहाबुद्दीन खां के बाल बना रहा था। खान ने आईना देखते हुए नाई से पूछा, हम कैसे लगते हैं? नाई ने जवाब दिया, हुजूर ऐसे आकर्षक चेहरे को तो तख्ते ताउस पर होना चाहिए। यानी उसके ज़माने में भी लोग तख्ते ताउस पर बैठने के स्वप्न देखने लगे, क्योंकि औरंगजेब की जो नीतियाँ थी वो शासन विरोधी थी। इस कहानी से अंदाज लगाया जा सकता है कि नाई भी हालात को समझ सकता था कि तख्त महफूज नहीं है और कोई भी अमीर उस पर कब्जा कर सकता था। यह गुमान औरंगजेब की मौत के बाद सच निकला और शिहाबुद्दीन खां और जुल्फिकार खान ने अपनी आज़ाद हुकूमत कायम कर दी। अगला है नुस्ख ए दिलखुश। नुस्ख ए दिलखुश। ए दिलखुश भीमसेन। नुस्ख ए दिलखुश लेखक भीमसेन सक्सेना, जो कायस्थ थे। मुगलों की मुलाजमात छोड़ने के बाद वह राव दलपत बुंदेला के मुलाजिम हो गए। औरंगजेब के इन मनसबदारों में से था जो मराठों के खिलाफ लड़े थे। उसका पेशकर होने के कारण भीमसेन हमेशा उसके साथ रहता था। वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का विस्तार से बयान करता है। दक्कनियों के पहनावे, रीति रिवाज, उनके खान पीने की आदतें का खुलकर बयान दिया है। मुगल फौजी की कमजोरी, अफसरों के आपसी जलन, उमराव में भ्रष्टाचार भीमसेन ने बड़ी काबिलियत के साथ बयान दिए हैं। वह लिखता है कि रिश्वत का आम चलन था। इस सिलसिले में उसने अपने चाचा की मिसाल पेश की। नुस्ख ए दिलखुश में मालूम होता है कि मुगल फौजों ने फसलों को बर्बाद किया, जिससे किसानों की जमीन छोड़कर भागना पड़ा। बहुत से किसान बागी मराठों से जा मिले। नतीजा यह हुआ कि जमीनें सोना देती थी, वहाँ अब तांबे के सिक्के भी वसूल नहीं होते थे। दक्कन में औरंगजेब की गतिविधियों के लेखक के बिना पक्षपात का बयान किया। वह लिखता है कि मुगल किले जीतने में लगे थे और मराठे जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। उसने मराठों से भी कोई हमदर्दी नहीं थी, इसलिए उनको चोर कहकर पुकारता था। यानी मराठों से प्रति इनकी कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि उस समय वह लूट का काम कर रहे थे। अगला है साकी मुस्तईद खां की मासिर आलमगिरी। मासिर आलमगिरी मासिर आलमगिरी लेखक साकी मुसहद खां। औरंगजेब के काल का एक और महत्वपूर्ण यह स्रोत है।
इसमें औरंगजेब के 11वें साल और 20वें साल तक के हालातों को समकालीन वर्णन मिलता है। पहले 10 सालों का हाल काजिम सिराजी के आलमगीरनामा के सारांश से मुसद्दद खान ने सत्तामी विद्रोह का स्पष्टीकरण बड़ा रोचक अंदाज में किया। यानी जो सत्तामियों का विद्रोह हुआ था औरंगजेब के काल में मुंडिया लोगों का, उसने स्पष्टीकरण बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। 1650 के बाद अफसरों के तबादले, नियुक्तियों, तरक्की की चर्चा की गई है। इस वजह से जदुनाथ सरकार ने इसे मुगल राज्य का गजेटियस कहा है। यानी यह एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है मोसीर आलमगीरी, मुगल काल का गजेटियर कहा है सर जदुनाथ सरकार ने इसको। इन स्रोतों के अलावा मुगलों के कई प्रकार की सामग्री जमा की गई थी जो इतिहास लेखन में मदद करती है। खास तौर के शासन प्रणाली को ठीक ढंग से समझने के लिए इस प्रकार के रिकॉर्डों का सहारा लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्रेणी में दस्तूर अल अमल, वाक़यात नवीसी की रिपोर्ट, महतूबात वगैरह बहुत है मुख्य है। शाहजहां और औरंगजेब के काल के लिए इस प्रकार के स्रोतों को अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट, औरंगजेब और उससे पहले जो मुगल एम्पायर के जो किंग थे उनके इतिहास की जानकारी हमें इन जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो मैंने आपको बताए हैं इन सबसे होती है। साथ ही इन किताबों को आपने सह विस्तार से समझा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कानून हुमायूनी, गुलबदन बेगम का हुमायूनामा, तज़किरात उल वाक़ियात, किताब लेखक जौहर आफ्ताबची, वाक़यात मुश्तकी, लोदी काल का वर्णन, वाक़यात मुश्तकी जिसमें सामाजिक धार्मिक आदि घटनाओं का वर्णन है। नेक वाक़यात मुश्तकी बड़ी होशियारी से इस्तेमाल की गई, लेनी चाहिए इसको। तोहफ़ा अकबर शाही, इसमें अब्बास का सरवनी किताब में अकबर के आदेश पर लिखी थी। यानी अब्बास का सरवनी ने शेरशाह सूरी के शासनकाल का वर्णन किया है जो अकबर के काल में लिखी गई थी। यह महत्वपूर्ण ग्रंथ मैंने आपको बताया था। तोहफ़ा अकबरी शाही, जैसा कि जाहिर है यह भी एक श्रेष्ठ पुस्तक है अकबर के शासनकाल की। तारीख शाही, तारीख निज़ामी, मदुनल, अखबार अहमदी आदि जो आपको मैंने बताए हैं। इसके साथ ही तज़किरात हुमायूं व अकबर की विजयात बायात ने बकवल बेगी के बारे में बताया। नफ़ाइस उल मासिरी, तुजु के बाबरी, तुजु के रशदी, तारीख अकबरी, नफ़ीस उल मासिर, यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ थे वो मुगल काल के अकबर के शासनकाल में लिखे गए थे। और राजस्थान का अबुल फजल मुणोत नैन्सी को कहा जाता है, ये बात भी इम्पोर्टेंट थी। और मुणोत नैन्सी ने भी 2 ग्रंथों की रचना की थी, मुणोत नैन्सी ख्यात और मारवाड़ प्रणाली विगत। और वह जसवंत सिंह के दरबारी थे और लास्ट में उनको भी वहाँ से निर्वासित होना पड़ा, जिस प्रकार अबुल फजल की भी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, इसके अलावा मैंने आपको बताया था अकबर के बाद में तबाक़त अकबरी, मुंतखाब उल तवारीख, अब्दुल कादिर बदायनी और कजवनी। मुंतखाब उल तवारीख हिंदुस्तान के आम इतिहास का वर्णन है। साथ ही और मैंने आपको बताया था इकबाल जहांगीरी जो जहांगीर काल के मोतमिद खान ने पूरी की थी। इसके बारे में बादशाहनामा अलग अलग जो व्यक्ति थे उन्होंने अलग अलग प्रकार से लिखी। इसकी विस्तृत चर्चा परिचर्चा आपके सामने की। नेक्स्ट, और सुजान राय भंडारी की खुलासत उत तवारीख लिखी जो हिंदुस्तान के इतिहास का और शाहजहां की मृत्यु तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, और ये चाहर चमन चंद्रभान ब्राह्मण नामक द्वारा लिखी गई पुस्तक फारसी में, यह बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें भी मुगल काल के विभिन्न समयों का विस्तृत अध्ययन दिया गया है। नेक्स्ट, उसके बाद में मोतमिद का, सतनामियों का विद्रोह आदि का मैंने विस्तृत रूप से चर्चा परिचर्चा आपके सामने की। और इस आलमगीरनामा जो काजिम सिराजी ने लिखी थी उसे सर जदुनाथ सरकार ने मुगल काल के राज्य का गजेटियर कहा है, जो महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको बताई थी। इसके बाद हम देखेंगे अगले अध्यायों में मुगल काल में जो यूरोपीय यात्री आए थे उनका विस्तृत विवरण देखेंगे, जिससे ये पता लगता है कि अकबर के शासनकाल के साथ ही मुगल राज्य में कौन कौन से जो विदेशी यात्री आए थे और उन्होंने मुगल इतिहास के बारे में क्या क्या लिखा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो इससे अगली वाली क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे 16वीं-17वीं शताब्दी के यूरोपीय यात्री, यानी 16वीं-17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय यात्री आए थे भारत में वो रहे
और मुगल काल के इतिहास की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खान पान, रहन सहन आदि का उन्होंने जो वर्णन किया था, वो राजस्व बंदोबस्त और जो उन्होंने बड़े बड़े नगर देखे थे, आयात निर्यात किया था, सिक्के किस प्रकार के थे, आदि बातों का वर्णन इसमें किया जाएगा। तो अतः आप इन क्लासों को कंटिन्यू रखें और देखें कि ये पुस्तकें कैसे आपके लिए परीक्षा में उपयोगी हो सकती है। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।